नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 9 की बात में मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो में परिचालन संकट का आज लगातार 9वां दिन है। इंडिगो ने बुधवार को दिल्ली और मुंबई समेत देश के 3 प्रमुख हवाई अड्डों से ऑपरेट की जाने वाली लगभग 220 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी और सरकार इंडिगो संकट को लेकर एक्शन मोड में आ गई है और डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को सम्मन भेजकर कल दोपहर 3 बजे बुलाया है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अचानक सरकार ये बताए कि सरकार स्थिति में क्यों बिगड़ी। फंसे हुए यात्रियों को हुई परेशानी के अलावा यह देश की अर्थव्यवस्था को होने वाला नुकसान भी एक सवाल है। दिल्ली हाईकोर्ट ने हवाई किराए में तेज वृद्धि पर सवाल उठाते हुए कहा कि दूसरे एयरलाइनों को इसका फायदा कैसे उठाने दिया जा सकता है। यही नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने डीजीसीए और केंद्र को निर्देश दिया है प्रभावित यात्रियों के पैसे वापस किए जाए। तो आपको बता दें, लगातार 9वें दिन है जब देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो एयरलाइंस को लेकर ऑपरेटिंग सिस्टम में ये तकलीफ दूर होती नजर नहीं आ रही है। तमाम तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं, इधर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसके साथ ही केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ये तमाम लोग शक्ति दिखा रहे हैं। सीईओ पीटर्स एल्बर्स, उन्हें आज सम्मन भेज दिया गया है, 3 बजे बुलाया गया है। आज जो एक वक्तव्य जारी होना था, प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था, उसे कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है क्योंकि सरकार से चर्चा के बाद ही इंडिगो जो है अपना कोई बयान जारी करना चाहती है। सबसे बड़ी बात यह है, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है, फटकार लगाई है कि आखिर इससे कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं। हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, यात्रियों के जो है जेब से जो पैसे रुपए निकाले जा रहे हैं, दूसरी एयरलाइन जो है इसका फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। आखिर इन सबके पीछे मकसद क्या है, दोषी कौन है, जवाबदेही किसकी है, ये तमाम चीज़ों को लेकर हाईकोर्ट ने आज संज्ञान लिया है। तो सबसे बड़ी बात, दिल्ली का निकला हुआ जो अब तक 1000 करोड़ का जो नुकसान है वो हो चुका है। आपको बता दें, दिल्ली सरकार भी इस मामले में, और दूसरी तरफ अगर हम एक और पहलू देखें, दूसरा पहलू क्या है, इस समय कई इलाकों में, चाहे हम शिमला की बात कर लें, हिमाचल की बात कर लें, कश्मीर की बात कर लें, ऐसे कई इलाके जहां पर इस समय पर्यटन का समय होता है। लोग कश्मीर जाते हैं, श्रीनगर जाते हैं, शिमला जाते हैं, बर्फबारी देखने के लिए जाते हैं। हजारों लोग जो है वो एयरलाइन से जाते हैं। इस बार सबसे बड़ी बात ये हुई है कि पर्यटकों की संख्या में इन जगहों पर 60 से 70% की कटौती हुई है। जो संख्या है उसमें, इससे भारी नुकसान पर्यटन उद्योग को भी हो रहा है। इन तमाम चीज़ों को लेकर सरकार और हाईकोर्ट के साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो इस मामले में अब एक्शन मोड में आ गई है और साथ ही साथ कल 3 बजे तक का समय दिया गया है इंडिगो के सीईओ पीटर्स। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम 9 दिन से देख रहे हैं लगातार यात्री जो है परेशान हो रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में उड़ानें कैंसिल हो रही है। आपको बताएं, 2 दिसंबर की बात करें 200 फ्लाइट कैंसिल हुई, 3 दिसंबर को 150 से ज़्यादा फ्लाइटें कैंसिल हुई, 4 दिसंबर को 550 550 फ्लाइटें कैंसिल हुई, 5 तारीख को 1600, 6 दिसंबर को 800 से अधिक और वहीं 650 जो है 900। 8 दिसंबर की बात करें 562 फ्लाइटें, 9 दिसंबर की बात करें 442 और आज अभी तक 300 से अधिक फ्लाइटों के कैंसिल होने की जानकारी मिल रही है। तमाम ये 10 बड़े एयरपोर्ट जो हैं वहाँ पर टोटल जो है अभी तक अगर हम अंदाज़ा लगाएं, अगर इन पूरी संख्या निकालें, 5000 से अधिक फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी है, वो भी केवल 12 बड़े एयरपोर्ट से। सबसे बड़ी बात ये है। तो इसको लेकर जब इतनी भारी संख्या में यात्रियों को नुकसान, तो हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने सरकार से सवाल किए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार तो लगाई है, साथ ही साथ सवाल भी किए हैं कि आखिर यात्रियों के फंसे होने का सवाल क्यों पैदा हो रहा है, ये संकट क्यों खड़ा हो रहा है, क्या सरकार इसकी व्यवस्था नहीं कर रही है। अर्थव्यवस्था को नुकसान जो हो रहा है, जैसा कि अंदाजा लगाया जा रहा है कि 1000 करोड़ जो है उसका नुकसान हो चुका है। तो सरकार ने पूछा है कि आखिर ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई, स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया गया कि आखिर ये स्थिति क्यों पैदा हुई और जो है वो अभी तक। अच्छा, दूसरी फ्लाइटें देखिए, जो दूसरी एयरलाइंस है, जो 5000 की टिकट है, 35,000 40,000 तक जो यात्री फंसे हुए हैं दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में, मद्रास में, ऐसे जो लोग फंसे हुए हैं उनको मजबूरी ये है कि अपने घर पहुंचना है या गंतव्य पहुंचना है, तो 35,000 40,000 में फ्लाइटें लेनी पड़ रही है। तो इसकी इजाज़त दूसरे एयरलाइंस को क्यों दी गई, उन पर नकेल क्यों नहीं कसी गई, ये दिल्ली हाई कोर्ट के सरकार से सवाल हैं। सबसे बड़ी बात, डीजीसीए को भी जो है हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है कि आखिर
एयरलाइंस के खिलाफ कार्रवाई नहीं क्यों की गई, इसका कारण क्या है? क्यों कारण है, क्यों है कि ये एयरलाइंस पर कार्रवाई नहीं की जा रही, जबकि देश का सबसे बड़ा हवाई संकट इस समय है। हजारों लोग, केवल हजारों लोग, एक दो लोग नहीं, हजारों लोग जो हैं इससे प्रभावित हो रहे हैं। करोड़ों रुपए का, हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है। आखिर जवाबदेही क्यों नहीं तय की जा रही है, जबकि लगातार आज 10वां दिन है इस एयरलाइन संकट के। एएसजी हैं असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा, उन्होंने कोर्ट में जवाब भी दिया है, लेकिन इसके बावजूद वो कोर्ट संतुष्ट इससे बिल्कुल नहीं है। जो सीईओ है उन्हें निलंबित कर दिया गया है, तो फिर हाई कोर्ट ने नाराजगी भी जताई कि निलंबन करने से क्या हल निकल जाएगा इस पूरे संकट का, उसे हटाया जा रहा है, इससे क्या संकट का हल हो जाएगा, क्या फ्लाइटें सुचारू हो जाएगी, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम जो कोलैप्स हुआ है वो फिर से हो जाएगा, ये सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, जो तय कर्मचारी संख्या है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में तय कर्मचारी संख्या क्यों नहीं है? छूट के जब नियम बनाए गए हैं तो वो छूट क्यों नहीं दिया जा रहा है? सबसे बड़ी बात यह है, नियमावली के मुताबिक जो छूट के नियम बनाए गए हैं वो अभी तक अमल में नहीं लाए गए हैं, और ये हाई कोर्ट में जो याचिका लगी थी उसमें तुरंत ये रिव्यू पिटीशन में ये कहा गया है कि अगर छूट नहीं दी जाती तो शायद इसका व्यापक असर होता। पर्याप्त संख्या में पायलट की भर्ती क्यों नहीं गई? एक अनुमान ये कहा जाता है कि केवल 40% पायलट ही हैं, जबकि हर पायलट को 24 घंटे में 10 घंटे आराम देने का नियमावली में नियम है कि क्रू मेंबर्स को 8 घंटे और एक पायलट को 24 घंटे में 10 घंटे का आराम दिया जाना चाहिए। ये डीजीसीए के नियमों में शामिल है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने ये तमाम नियम लागू किए हैं, उसके बावजूद केवल 40% पायलटों के भरोसे अगर एयरलाइंस चल रही है तो इसके उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया जा सकता है। वो कार्रवाई क्यों नहीं की? इन तमाम करीबन 2 दर्जन ऐसे बिंदु हैं, 24 बिंदु हैं जिस पर जो है हाई कोर्ट ने न केवल कंपनी से, डीजीसीए से, नागरिक उड्डयन मंत्रालय से भी ये तमाम सवाल पूछे हैं कि उनकी थकान कम करने और उड़ान सुरक्षा करने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं। नियमावली यही कहती है कि कम से कम एक वीकली ऑफ और 36 घंटे से 48 घंटे तक जो है आराम किए जाए सप्ताह में, यानी कि 24 घंटे में 10 घंटे उनके आराम के होने चाहिए। तो आखिर अब तक नाइट की परिभाषा बदली गई है, जो पहले 6 बजे तक थी उसे 5 बजे तक थी उसे 6 बजे तक की गई है। तमाम नियमावली में जो संशोधन दिए गए थे, पिछली बार जब इस मामले को लेकर बातें उठी थी, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, उसके बावजूद किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का, नियमावली का, इन तमाम इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को लेकर एक बार फिर हाई कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए तीनों ही डिपार्टमेंट, डीजीसीए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और इसके अलावा एयरलाइंस की कंपनी, इन सभी से सवाल के जवाब मांगे हैं। इन सवालों के जवाब दें ताकि जनता को जो है इसका जो है भुगतान न करना पड़े, उन्हें संकट का सामना न करना पड़े। अब देखिए, सरकार ने किराया भी तय किया था, लेकिन उन किराए से लेकर कितना फ़र्क है वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप भी जो है फ्लाइट में याद रख सकते हैं। 500 किलोमीटर की किराया जो है अधिकतम 7500 रुपये तय की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें 500 से 1000 किलोमीटर 12,000 रुपये तक की तय की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें 1000 से 1500 किलोमीटर 15,000 रुपये तय की गई है। 1500 किलोमीटर से अधिक जो है वो किराया जो है उसके बाद 18,000 रुपये या उससे ऊपर तय की गई। लेकिन अगर अभी हम देखें, जब भी इस तरह के क्राइसिस होते हैं तो किराया 35,000, 40,000, अभी अगर आप वर्तमान में फ़्लाइट के चार्ट निकालें तो किसी भी फ़्लाइट का किराया जो है वो 15,000 से कम नहीं है। अधिकतम 65,000 तक किराया इस समय पहुँच चुका है। आखिर इन सब के लिए दोषी कौन है? अगर 65,000 रुपये 5,000 की बजाय वसूला जा रहा है तो इन सब के लिए दोषी कौन है? इन तमाम चीज़ों पर हाई कोर्ट ने अपना संज्ञान लिया है। बात करेंगे गोवा अग्निकांड की। गोवा अग्निकांड में 25 लोगों की मौत के बाद पुलिस का शिकंजा अब आरोपियों पर कसते जा रहा है। 25 लोगों की जान लेने वाली इस घटना में पुलिस ने आखिरकार क्लब के तीसरे मालिक अजय गुप्ता को भी दिल्ली से हिरासत में ले लिया है। अजय गुप्ता रोमियो क्लब के मालिक, लूथरा बंधुओं का कारोबारी साझेदार है। उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ा है। बताया जा रहा है कि सौरभ और गौरव लूथरा आग के कुछ घंटों बाद ही थाईलैंड फरार हो गए थे और अब लूथरा भाइयों ने दिल्ली की अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका भी लगाई है। इधर इंटरपोल ने दोनों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है, जबकि चौथे मालिक सुरिंदर खोसला पर लुकआउट सर्कुलर जारी है। आरोपी अजय गुप्ता से लगातार पूछताछ की जा रही। तो अभी तक
कुल 6 जो पार्टनर्स थे उसमें से 4 मालिकों में से 6 पार्टनर में से एक को पकड़ा गया है और घटना के दिन ही जो दोनों जो मुख्य मालिक थे वे लूथरा ब्रदर्स जो हैं वो थाईलैंड भागने में सफल हो गए। दिल्ली में एंटिसिपेटरी बेल लगाई गई है। इनके जो पार्टनर हैं अजय गुप्ता, उसे आज गिरफ्तार किया गया है। 2 अन्य पार्टनर्स की तलाश जारी है। कुल 25 लोगों की जान इसमें जो गई थी केवल और केवल एक शॉर्ट सर्किट की वजह से। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि जो सुरक्षा इंतजाम थे, जो मानक थे वहाँ पर, उनको फॉलो नहीं किया गया, जिसकी वजह से अफरा तफरी मची और 25 लोगों की जानें चली गई। तो ये नाइट क्लब रोमियो लेन, ये उसकी घटना है। आग में से 25 लोगों ने जो है वो अपनी जान गंवाई थी। हालांकि पूरे घटना के बाद इसे बुलडोजर से नेस्तनाबूद कर दिया गया। लेकिन जो वीडियो जारी हुआ है आग लगने का, उसमें साफ देखा जा सकता है कि एक म्यूजिशियन है। वहाँ पर जिस तरह से हाइड्रोजन लाइट्स लगाई गई थी, जो हाई वोल्टेज लाइटें थी, उनमें से शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, आग लगने के बाद जिन सुरक्षा मानकों के वहाँ पर जिक्र किए जाते हैं किसी भी नाइट क्लब में, होटल्स में, सार्वजनिक स्थानों पर, वो सुरक्षा मानक वहाँ पर नहीं थे। सबसे बड़ी बात यह है, इसी की वजह से आग पर काबू नहीं पाया जा सका, अफरा तफरी का माहौल बना और 25 लोग इस आग में झुलसकर उनकी दर्दनाक वहाँ पर मौत हो गई। सबसे बड़ी बात यह है, कार्रवाई इतनी देर से हुई कि जो मुख्य मालिक है लूथरा ब्रदर्स, वो आखिर फरार होने में सफल कैसे हुए, ये सवाल अभी तक पुलिस के लिए बना हुआ है। तो अब उनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है, गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका भी लगाई है। सबसे बड़ी बात कि आखिर आपके पास जब 18 घंटे थे, उन 18 घंटों में आपके जो आरोपी हैं वो भागने में सफल कैसे हो गए, ये बड़ी बात है। अजय गुप्ता जो कि सीधे मालिक नहीं है बल्कि उनका एक पार्टनर है, कारोबारी जो है, उनसे रिश्ते हैं, उसे गिरफ्तार किया है दिल्ली क्राइम ब्रांच ने, दिल्ली में जब वो भागने के प्रयास में था। वहीं चीफ जनरल मैनेजर राजीव मोदक भी जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। जनरल मैनेजर विवेक सिंह गिरफ्तार हुए हैं। जो वहाँ के जो मैनेजर और बाकी जो लोग थे, बार मैनेजर को भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन मुख्य जो आयोजक था इवेंट का, ऑर्गेनाइजर, वो और इस क्लब के मालिक, ये 3 लोग अभी भी पुलिस के पकड़ से बाहर हैं, जबकि यही तीनों जो है मुख्य आरोपी हैं। इवेंट ऑर्गेनाइजर जिसके ऊपर सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी थी, आखिर वहाँ पर शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ, उसके बाद ब्लास्ट कैसे हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल। और अगर ब्लास्ट हुआ है तो वहाँ पर सुरक्षा मानकों में क्या कमी थी, इसके लिए सीधे तौर पर मालिक जिम्मेदार है जो कि लूथरा ब्रदर्स है। लेकिन घटना के कुछ ही घंटे बाद उन्हें तमाम तरह की सुविधाएं मिल गई और वो जो है भागने में सफल हो गए। रिपोर्ट ये कहती है कि आग से झुलसने से नहीं, बल्कि वहाँ पर जो अफरा तफरी का माहौल बना, जो वहाँ पर एग्जिट का जो रास्ता नहीं था, इसके कारण जो लोग बाहर नहीं निकल पाए, तो उनकी दम घुटने से मौत हुई है, ना कि आग में झुलसने से। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपने ऐसे एग्जिट की व्यवस्था ही नहीं की थी। आमतौर पर किसी भी आप देखेंगे होटल, क्लब, पब या फिर जो भी बहुमंजिला इमारतें होती हैं, उनमें एग्जिट के लिए स्टेयर्स के इस्तेमाल किए जाते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स के इस्तेमाल किए जाते हैं और तत्काल की व्यवस्था में वहाँ पर ऑटोमेटिक फायर सिस्टम यानी कि फोम सिस्टम की भी व्यवस्था वहाँ पे की जाती है, ताकि अगर किसी तरह के शॉर्ट सर्किट हो या आग लगे तो ऑटोमेटिक जो फायर एक्सटिंग्विशर हैं वो फोम फेंके वहाँ पर और तत्काल आग बुझाई जा सके। इसके अलावा जो मुख्य द्वार है, अगर वो जो है बायोमेट्रिक है, बंद हो चुके हैं, तो वहाँ पर एग्जिट के लिए स्टेयर्स की व्यवस्था की जाती है। सभी मॉल्स में, क्लब में, होटलों में और बहुमंजिला इमारतों में स्टेयर्स की व्यवस्था की जाती है। वो स्टेयर्स की व्यवस्था वहाँ पर नहीं थी और यही सबसे बड़ा कारण है एग्जिट की व्यवस्था नहीं होने के कारण कि लोग आग लगने से नहीं मरे बल्कि झुलसने से वहाँ पर जो है उनके बजाय दम घुटने से उनकी मौत हुई, मतलब उन्हें भागने का मौका नहीं मिला। बढ़ते हैं खबर, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज की कानूनी परेशानियां बढ़ती जा रही। उत्तर प्रदेश के मथुरा में अक्टूबर महीने में महिलाओं पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से विवाद में घिर चुके कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई है। ये याचिका वहां पर दायर की गई है कथावाचक के खिलाफ। उसके बाद सीजेएम कोर्ट ने परिवाद स्वीकार कर लिया है। जल्द ही मामले की सुनवाई शुरू कर दी जाएगी, बयान दर्ज किए जाएंगे। अनिरुद्धाचार्य को कोर्ट में जवाब देना होगा महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में।
वाराणसी में भी उनके खिलाफ जो है केस दर्ज हुआ था। और इस वायरल वीडियो में अगर हम बात करें, स्वामी अनिरुद्धाचार्य ने बेटियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा था कि आजकल बेटियों की शादी 25 साल में होती है, जब तक वो कई जगह मुंह मार चुकी होती है। बताइए, एक कथावाचक के मुंह से ये बयान कितना आपत्तिजनक हो सकता है। आपको सुनाते हैं आखिर महाराज जी ने कहा क्या। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रम वाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। तो वैसे तो अनिरुद्धाचार्य महाराज की जो सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहते हैं और दरबार लगाते हैं बाकायदा सवाल जवाब का, उसमें भी कई तरह के नशे को लेकर, उम्र को लेकर, सेक्स को लेकर, इसके अलावा रोमांस को लेकर बहुत सारी बातों में आजकल खुलकर बात करते हैं। लेकिन ये आप शब्दावली सुनिए, एक संत की, अगर एक कथावाचक की शब्दावली क्या हो सकती है कि कई जगह मुंह मार चुकी होती है। इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हैं अपने समाज की बेटियों को, क्या सोच रखते हैं अपनी बेटियों के लिए? ये सबसे बड़ा सवाल जो है इस जो है वो वक्तव्य के बाद उठा है। कोर्ट में इसके बाद पूरे मामले में उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। मामले में कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पूरे मामले को सीजीएम ने स्वीकार भी किया याचिका को, और साथ ही साथ सुनवाई के लिए इसमें जो है अग्रिम तारीख भी दी, ताकि उस समय तक महाराज जी अपना पक्ष रख सके। सीधी सी बात है, जो बयान हमने आपको सुनाया, क्या वो किसी संत की भाषा हो सकती है? क्या किसी कथावाचक की भाषा हो सकती है जो प्रभु की आराधना करते हैं? क्या उनकी ऐसी सोच हो सकती है? सबसे बड़ी बात यह है, आप ठीक है एक मजाक के तौर पर सोशल मीडिया में कई सारी आपके हमने बयान सुने हैं, जिसमें आप प्रेम को लेकर, नशे को लेकर, रिश्तों को लेकर सार्वजनिक रूप से कुछ न कुछ कहते हैं। लेकिन क्या बेटियों को लोग, जिस सनातन समाज की, जिस सनातन धर्म की आप दुहाई देते हैं, क्या उस सनातन धर्म में इस तरह की भाषा का कहीं पर स्थान है? और वो भी एक संत के जुबान से, एक कथावाचक की जुबान से, जिसकी जुबान से केवल और केवल प्रभु की आराधना, प्रभु के गुण की जो है वो गाथा निकलनी चाहिए। तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने अनिरुद्धाचार्य ने किया है। और आमतौर पर आजकल बड़े सोशल मीडिया में बड़े छाए रहते हैं महाराज जी, वो कम से कम ये कहते हैं कि जो नशा छुड़ाने के लिए किस तरह की तरकीब हो रही है, पति पत्नी के बीच में प्रेम की परिभाषा वो बयां करते हैं। इसके अलावा जो कपल्स होते हैं उनके रोमांस की जो है वो व्याख्या करते हैं। आजकल किस तरह से जो है वो पति को रिझाएं, इस तरह की शिक्षा भी देते रहते हैं। लेकिन वो सब चीज़ें एक तरफ है, उनमें आप ठीक आप कहते हैं जो सवाल होते हैं उनके जवाब भी देते हैं। हो सकता है उसमें कुछ जवाब जो है वो जो है आपत्तिजनक भी हो सकते हैं। लेकिन ये भाषा आप सोचिए, भाषा आप ये कह रहे हैं अपने सनातन धर्म की बेटियों के लिए, अपने समाज की बेटियों के लिए, भारतवर्ष की बेटियों के लिए, कि 25 साल तक जो है लड़कियां जवान हो जाती हैं और उनका कैरेक्टर इतना खराब होता है, 4 जगह मुंह मार। ये किस तरह की भाषा है? चरित्र पर किस तरह की टिप्पणी है, वो भी एक कथावाचक के मुंह से? निश्चित रूप से इसे आपत्तिजनक माना जाना चाहिए। महिला के संगठन से जुड़े हुए कई जो संगठन हैं महिलाओं से जुड़े, उन्होंने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है। और इसके बाद जब इसकी याचिका वहाँ पर मथुरा में लगाई गई, बाकायदा सीजीएम ने इस याचिका का स्वीकार किया और माना हाँ कि यह आपत्तिजनक है, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और उन्होंने बाकायदा इस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार किया, तारीख भी दी, ताकि उससे जो है उसमें महाराज अपना पक्ष रख सके। सामान बताते हुए 80,000 में लाया हो, अगर पत्नी सस्ती लाई जाए तो वो भी ठीक नहीं चलती। देखिए किस तरह की बात है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि सोशल मीडिया में आजकल उनके जो रील्स वायरल होते हैं, मीम्स जो वायरल होते हैं, उनमें इस तरह की टिप्पणियाँ उनके लिए आम बात हो गई। अपने पति को आप ठीक तरह से प्रेम नहीं देती, इसलिए वो बाहर मुंह मारते हैं। इस तरह की भाषा महाराज जी के मुंह से आम तौर पर हम सुनते रहते हैं। रील्स के माध्यम दरबार लगाते हैं और दरबार में वो इवन पति पत्नी के बीच प्रेम क्यों नहीं है इसका तक कारण बताते हुए नजर आते हैं। तो महाराज कभी कभी सेक्सोलॉजिस्ट भी बन जाते हैं, वो इस तरह की बातों की भी जो है हल अपने माध्यम से देते हैं, इतने ज्ञानी है महाराज जी। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए विवाह के बाद जो स्त्रियां अपने माँ बाप से जुड़ी रहती है वो अपना घर तहस नहस कर लेती है। महाराज सामाजिक रूप में भी जो इतने ज्ञानी हैं कि घर क्यों टूटते हैं वो बता रहे हैं। तमाम जो वकील हैं, महिला काउंसलिंग है, फैमिली कोर्ट्स हैं, उन सभी को पीछे छोड़ते हुए
तो इस तरह के बयान जो हैं वो किस तरह के, आप एक तरफ सनातन धर्म की गाथा कहते हैं, सनातन धर्म के अपने आप अनुयायी बताते हैं और लोगों को सनातन की राह में, सनातन धर्म की राह में लाने के लिए अपने आप को प्रतिबद्ध बताते हैं, कथावाचक करते हैं, आप भगवत गीता का पाठ करते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं, प्रभु तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। दूसरी तरफ आपकी आप मानसिकता देखिए और आपकी भाषा देखिए, वो कितनी अभद्र है और कितनी असनातनी है, इसका अंदाज़ा खुद लगाया जाना चाहिए। तो महाराज जी फिलहाल मुश्किलों में फंस चुके हैं। जो दूसरों को ज्ञान देते हैं आजकल, उन्हें खुद अब जो है वकीलों के ज्ञान की ज़रूरत है। वकील अगर उनके ज्ञान नहीं देंगे तो वकीलों का अगर ज्ञान उन्हें अगर नहीं बचा पाएगा तो शायद महाराज जी को कृष्ण भगवान की तरह ही जेल की कोठरियों के पीछे अपना ज्ञान जो है बांटना पड़ेगा कैदियों के बीच। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए INS 24/7।